नमस्कार किसान भाई और बहनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है शुक्रवार, जिस दिन हम आपकी समस्याओं के समाधान लेकर हाजिर होते हैं अपने कार्यक्रम आपकी चिट्ठी में। तो अब अपने कागज और कलम आप कर लीजिए तैयार, क्योंकि जिन प्रश्नों के उत्तर आज हमारे विशेषज्ञ आपको देने वाले हैं वो रहेंगे बागवानी से संबंधित। लेकिन हर रोज की तरह आइए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सबसे पहले खबरें खेती की से। 176 लाख टन गेहूं की खरीद, इस साल लीची उत्पादन 10% ज्यादा। वित्तीय वर्ष 2014-15 में चाय निर्यात बढ़ने की उम्मीद और मूंगफली तेल का निर्यात बढ़ेगा। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता निर्वाण और अब खबरें विस्तार से। किसानों को गेहूं के दाम अच्छे मिल रहे हैं और इसका प्रमुख कारण है राज्य सरकार द्वारा अधिक से अधिक गेहूं खरीद करना। पंजाब और हरियाणा में अब तक करीब 176 लाख टन की गेहूं खरीद हो चुकी है। देश के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में शामिल पंजाब और हरियाणा में गेहूं की खरीद 176 लाख टन के करीब पहुंच चुकी है। इस वर्ष दोनों ही राज्यों में गेहूं की बम्पर पैदावार हुई है। पंजाब में सरकारी एजेंसियों और निजी मिलों ने 112.70 लाख टन गेहूं की खरीद इस हफ्ते की शुरुआत में ही कर ली थी, जिसमें से करीब 97% सरकारी संस्थाओं ने गेहूं खरीद की है। हरियाणा में भी सरकारी खरीद अधिक रही है। अभी तक हरियाणा में 63.2 लाख टन गेहूं की खरीद हुई है, जिसमें से करीब 63.1 लाख टन सरकारी संस्थाओं ने गेहूं खरीदा है। सरकारी खरीद अच्छी होने से किसानों को दाम तक न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहे हैं। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के अनुसार इस साल देश में लीची उत्पादन 10% बढ़ने की उम्मीद है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर मौसम की परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं तो लीची का उत्पादन और बेहतर होगा। इस साल देश में लीची उत्पादन 10% बढ़ने की उम्मीद है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर मौसम की परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं तो लीची का उत्पादन और बेहतर होगा। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के डेटा के अनुसार पिछले साल देश में 3.5 लाख टन लीची का उत्पादन हुआ था। बोर्ड के अनुसार मौसम की अनुकूलता को देखते हुए लीची उत्पादन में 10% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। बिहार और उत्तराखंड में बीते साल के बराबर उत्पादन होने की संभावना है, लेकिन पंजाब में उत्पादन बढ़ेगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में उगाई जाने वाली लीची की प्रमुख किस्म शाही बाजार में धूम मचाएगी। बिहार के साथ ही उत्तराखंड से भी लीची की आपूर्ति में तेजी आने की उम्मीद है। भारतीय टी बोर्ड के अनुसार पिछले साल चाय के निर्यात में गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन वित्तीय वर्ष 2014-15 में ईरान और राष्ट्रकुल देशों से चाय की अच्छी मांग निकलने के कारण चाय के निर्यात में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। पिछले साल चाय के निर्यात में गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन वित्तीय वर्ष 2014-15 में ईरान और राष्ट्रकुल देशों से चाय की अच्छी मांग निकलने के कारण चाय के निर्यात में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। भारतीय टी बोर्ड के चेयरमैन के अनुसार चालू वर्ष 2014-15 के दौरान चाय का निर्यात बढ़कर 24 करोड़ किलो पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले साल 2013-14 में करीब 22 करोड़ किलो चाय का निर्यात हुआ था, लेकिन इस साल ईरान और राष्ट्रकुल देशों के अलावा दूसरे देशों से चाय की अच्छी मांग निकल रही है, जिससे चाय के निर्यात में बढ़ोतरी होना तय माना जा रहा है। भारतीय टी बोर्ड के अनुसार भारत में हर साल करीब 111.5 करोड़ किलो चाय का उत्पादन होता है। खाद्य तेल का न्यूनतम निर्यात मूल्य घटने की संभावना है। इससे भारत से खाद्य तेल, विशेष रूप से मूंगफली के तेल के निर्यात में बढ़ोतरी हो सकती है। मूंगफली तेल का निर्यात बढ़कर 25,000 टन से ज्यादा हो सकता है। ऐसा खाद्य तेलों के न्यूनतम निर्यात मूल्य घटने के कारण हो सकता है। तिलहन उत्पादन में बढ़ोतरी के अनुमानों से हाल में कृषि, वाणिज्य और खाद्य की अंतर मंत्रालय समिति ने खाद्य तेल के
MEP को $1,400 प्रति टन से घटाकर $1,100 प्रति टन करने का फैसला लिया था, जबकि पिछले साल दिसंबर में MEP को $1,500 प्रति टन से घटाकर $1,400 प्रति टन किया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशक खाद्य तेल के MEP को $1,400 प्रति टन से घटाकर $1,100 प्रति टन कर दिया गया है। उद्योग सूत्रों के अनुसार इससे मूंगफली तेल के निर्यात को ज्यादा फायदा मिलेगा। भारत हर साल 3 लाख टन मूंगफली तेल का उत्पादन करता है, लेकिन इस साल मूंगफली तेल का उत्पादन 7 लाख टन के स्तर को पार कर जाने की संभावना है। मौसम में अब गर्माहट आ चुकी है और यह फसलों के लिए काफी फायदेमंद है। तो ये लेते हैं मौसम की जानकारी और मौसम के अनुसार किसानों के लिए कृषि सलाह। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों और उससे जुड़े मैदानी क्षेत्रों में गरज के साथ बरसात होने की उम्मीद है। पूर्वोत्तर के राज्यों मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड के कुछ इलाकों और ओडिशा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बरसात हो सकती है। पश्चिम उत्तर और केंद्रीय क्षेत्रों के अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के इलाकों के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम शुष्क रहने की संभावना को ध्यान में रखते हुए सभी सब्जियों में हल्की सिंचाई करें। सिंचाई सुबह या शाम के समय ही करें। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। और अब देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भावों की जानकारी लेते हैं, क्योंकि मंडियों में चल रहे दामों की सही जानकारी ही आपको आपकी मेहनत के सही दाम दिलवाएगी। शुरुआत करते हैं देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भाव से। धान लोहरदगा झारखंड की मंडी में न्यूनतम 1,400 रुपये प्रति क्विंटल से अधिकतम 1,500 रुपये प्रति क्विंटल रहे और पदमपुर ओडिशा की मंडी में 1,310 रुपये प्रति क्विंटल रहे। इसके अलावा मदुरई तमिलनाडु की मंडी में 1,400 से 1,500 रुपये। चावल कछार असम की मंडी में 3,000 से 3,500 रुपये। बारगढ़ ओडिशा की मंडी में 2,400 से 2,500 रुपये। सहारनपुर उत्तर प्रदेश की मंडी में 1,900 से 2,300 रुपये। गेहूं मंगरोल गुजरात की मंडी में 1,800 से 1,825 रुपये। लोहरदगा झारखंड की मंडी में 2,200 से 2,500 रुपये और जगरांव पंजाब की मंडी में 1,400 से 1,405 रुपये। सरसों तेल कछार असम की मंडी में 9,200 से 9,800 रुपये। जम्मू और कश्मीर की मंडी में 9,200 से 9,400 रुपये और प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश की मंडी में 8,470 से 8,540 रुपये। अरहर लोहरदगा झारखंड की मंडी में 6,000 से 7,000 रुपये और देहरादून उत्तराखंड की मंडी में 4,300 से 6,160 रुपये और जम्मू व कश्मीर की मंडी में 6,900 से 7,700 रुपये। मसूर दाल कछार असम की मंडी में 7,000 से 7,500 रुपये। जम्मू व कश्मीर की मंडी में 6,600 से 6,800 रुपये और देहरादून उत्तराखंड की मंडी में 5,200 से 6,200 रुपये। अब एक नजर डालते हैं फल सब्जियों के भाव पर। केला गुड़गांव हरियाणा की मंडी में न्यूनतम 1,500 रुपये प्रति क्विंटल से अधिकतम 2,500 रुपये प्रति क्विंटल रहे और पालमपुर हिमाचल प्रदेश की मंडी में 2,400 से 2,600 रुपये। इसके अलावा ऊधमपुर जम्मू व कश्मीर की मंडी में 2,800 से 3,000 रुपये।
आम फिरोजपुर शहर पंजाब की मंडी में 2,500 से 4,000 रुपए और देहरादून उत्तराखंड की मंडी में 2,500 से 3,000 रुपए और गुड़गांव हरियाणा की मंडी में 2,500 से 4,000 रुपए। भिंडी सूरत गुजरात की मंडी में 1,000 से 1,300 रुपए। इसके अलावा कामाख्या नगर ओडिशा की मंडी में 1,900 से 2,100 रुपए और बहराइच उत्तर प्रदेश की मंडी में 1,060 से 1,120 रुपए। लौकी नारायणगढ़ हरियाणा की मंडी में 100 से 400 रुपए और कूच विहार पश्चिम बंगाल की मंडी में 750 से 850 रुपए। लालगंज उत्तर प्रदेश की मंडी में 415 से 500 रुपए। आलू राजकोट गुजरात की मंडी में 1,150 से 1,625 रुपए और लोहरदग्गा झारखंड की मंडी में 1,800 से 2,000 रुपए। इसके अलावा बारगढ़ ओडिशा की मंडी में 1,400 से 1,500 रुपए। अब एक नजर डालते हैं देश की विभिन्न मंडियों में मसालों के भाव पर। जीरा जोधपुर राजस्थान की मंडी में न्यूनतम 8,300 रुपए प्रति क्विंटल से अधिकतम 10,600 रुपए प्रति क्विंटल रहे। लाल मिर्च लोहरदग्गा झारखंड की मंडी में 12,000 से 13,000 रुपए। हल्दी करूर तमिलनाडु की मंडी में 5,700 से 5,800 रुपए। लहसुन नारायणगढ़ हरियाणा की मंडी में 2,000 रुपए प्रति क्विंटल रहे और फगवाड़ा पंजाब की मंडी में 2,100 रुपए प्रति क्विंटल रहे। इसके अलावा सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश की मंडी में 3,300 से 3,500 रुपए। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। किसान भाई और बहनों, जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपको बताया था, चिट्ठी पत्री के अंतर्गत हम आपको आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो आज हमारे विशेषज्ञ आपकी जिन समस्याओं का समाधान करने वाले हैं वो रहेंगे बागवानी से संबंधित। तो आपसे अनुरोध है कि अब आप अपने कागज और कलम कर लीजिए तैयार, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं आप ही के प्रश्नों के उत्तर आपकी चिट्ठी में। किसान भाइयों बहनों, हर बार की तरह इस बार भी हम आपके साथ हैं आपके कई सारे सवालों के जवाब लेकर के, और इन सभी का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बागवानी विभाग के सहायक उप महानिदेशक डॉक्टर S.K. मल्होत्रा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, ये जो पहला पत्र है इसे लिखते हैं जगन्नाथ पटेल, अंतिम पटेल, ललित पटेल, शुभम पटेल, मोरटक्का माफी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से। और इनका सवाल है कि बिल्कुल समय के अनुकूल इन्होंने सवाल पूछा है कि गर्मी के दिनों में हम अपने बाग बगीचों की देखभाल किस तरह से करें, इसके बारे में इन्हें विस्तार से जानकारी दीजिए। जब तापमान अधिक बढ़ता है तो पौधों को नुकसान होता है और अक्सर देखा गया है कि पौधों पर सनबर्न और सन स्कार्ड इस तरह के जो है झुलसने के लक्षण भी पौधों पर पाए जाते हैं जब भी ये तापमान अधिक होता है। लेकिन ऐसी अवस्था में अगर किसान सावधानी रखें तो वह अपने पौधों को बचा सकते हैं और वह पौधों को भी जो है उपजाऊ बनाकर रखेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि उनको जो उपज है वो उनको मिलती रहेगी। तो इसके लिए सबसे पहली जो बात है मैं ये बताना चाहूँगा कि किसान अपने बाग बगीचे की रक्षा करनी है। सबसे पहले तो उन जो छोटे और नन्हे पौधे जिनका अभी नए लगाए हैं उनकी पहले रक्षा करें, और उसके लिए जो है या तो उसको अखबार से ढक दें या फिर जो है उसमें पुआल और इस तरह के जो है इस तरह की पलवार ले करके उससे जो है उसको ढकेंगे तो पौधों को जो है नए पौधों को बचाना पहले आवश्यक हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जब बात आती है कि जो स्थापित पौधे होते हैं उनका भी जो है हम लोगों को उनको भी बचा करके रखना बहुत ही आवश्यक है, और उसके लिए निरंतर रूप से जो है नए पौधे तथा पुराने पौधे जो स्थापित हैं दोनों के लिए नियमित रूप से जो है सिंचाई का प्रबंध करें और उनको सिंचाई जो है उनको समय समय पर उपलब्ध कराते रहें। और अच्छा तो यही होगा अगर आपने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से जो है उसको सूक्ष्म जो सिंचाई प्रणाली है उस विधि से पौधों को नियमित रूप से सिंचाई प्रदान करते रहें, और खेत में जहाँ भी ज़रूरत पड़े तो वहाँ बंड्स बना करके जिससे कि आप थाले और उनको नियमित रूप से मजबूत करते रहें, जिससे कि जो पानी है उसको अच्छे ढंग से जो है उसमें संरक्षित किया जा सके। और साथ साथ में जो है आप घास फूस की जो है पलवार भी जो है वो लगा सकते हैं, और उसके पलवार लगाने से ये फ़ायदा होगा कि जो भी हम
पानी जो है सिंचाई के साथ जो है उपलब्ध करा रहे हैं वो लंबे समय तक बना रहेगा और वाष्पीकरण से जो होने वाला नुकसान है उससे भी बचा जा सकता है। और साथ साथ जो मैं बता देना चाहूँगा कि पौधों के जो तने हैं उन पर अगर हम ये सफ़ेदी कर देंगे, और उसमें सफ़ेदी के लिए एक मिश्रण बनाया जाता है जिसमें बुझा हुआ चूना, जिंक सल्फेट और पानी में जो है इन सब चीज़ों को मिश्रण बना करके उस सफ़ेदी को तने के ऊपर लगा देते हैं। क्योंकि सफ़ेदी आप देखेंगे कि वो जो है गर्मी को अवशोषित नहीं करता है और काला रंग जो है अवशोषित करता है, लेकिन अगर हम सफ़ेदी लगाएंगे तो उस पर जो है गर्मी का प्रभाव भी ज़्यादा नहीं रहेगा। तो इसलिए एक तो मल्चिंग और पानी का नियमित रूप से जो है उसका प्रयोग जो है उसमें पौधों को सिंचाई के रूप में जो है उसको उपलब्ध कराते रहें। इस तरह से जो है हम अपने पौधों को बचा सकते हैं। और डॉक्टर साहब, अगला जो पत्र है इसे लिखा है तोगड़िया आहाड़ी चिलकामा ने उत्तर प्रदेश से, और ये जानना चाहते हैं कि गूगल के पौधे जो हैं वो ये किस तरह से लगा सकते हैं और कौन सी वैरायटी इनकी अच्छी है। गूगल एक बहुत ही उपयोगी औषधि पौधा है और उसके जो तना होता है उसमें कट लगा करके उससे एक रस निकलता है, उस रस को सैप को इकट्ठा कर लिया जाता है और वही गूगल होता है। लेकिन चूंकि आप सहारनपुर से संबंधित हैं तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आप अपने क्षेत्र की कृषि जलवायु में गूगल की खेती भी कर सकते हैं। लेकिन गूगल का आप देख रहे हैं कि इसका शुष्क जलवायु की आवश्यकता पड़ती है और वो आपके क्षेत्र में भी उपलब्ध है। और इसके लिए सबसे पहले जो मैं बता देना चाहूँगा कि इसकी जो बढ़वार है बहुत ही धीमी होती है और 7 से 8 साल लगते हैं इस पौधे को जो है परिपक्व होने में, जबकि आपको जो है ये एक तरह से मैं ये कहूँगा कि जो उपयोगी रहेगा, जो कि वाणिज्यिक रूप से, जिससे कि आपको जो औषधिक गुण है उनका जो है भरपूर लाभ ले सकेंगे। तो इसके लिए जैसे कि आपने किस्मों की बात की है, तो इसकी अब तक की कोई ऐसी विशेष विकसित किस्में नहीं हैं। जितनी भी स्थानीय किस्में हैं उनके किसान भाई जो है उनको प्रयोग करके उनकी खेती की जा सकती है। इसके लिए एक निदेशालय जो कि इस पर अनुसंधान कर रहा है, वो निदेशालय आनंद में है, गुजरात में स्थित है, और उस अनुसंधान केंद्र का नाम है डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स रिसर्च, यानी कि औषधीय एवं सुगंधीय पौधा निदेशालय। और ये अनुसंधान केंद्र जो है इन औषधिक पौधों पर रिसर्च करता है और उसमें गूगल पर भी जो है वहाँ पर कार्य चल रहा है। वहाँ पर भी है, उन्होंने एक ऐसी किस्म बनाई है, उस पौधों को जो है वहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। उन किस्मों को, अच्छी किस्म के पौधों को आप वहाँ से ले करके गमलों में भी लेके आ सकते हैं। और उसके साथ साथ गमलों में आपको कई बार मुश्किल पड़ती है तो उसकी अगर अच्छी ढंग से पैकिंग हो करके वहाँ से जो है उसको मिट्टी के साथ पौधों को लाना पड़ता है, वहाँ से ला करके आप उनकी खेती अपने क्षेत्र में कर सकते हैं। और इस तरह की जो है बिल्कुल ही विभिन्न प्रकार की फसलों की अगर आप खेती करेंगे तो अधिक आमदनी भी मिलती है और जिनकी रेडी मार्केट भी जो है आप देखेंगे कि उपलब्ध है। और डॉक्टर साहब, अगला जो ये पत्र है इसे लिखते हैं वाराणसी से कामेश्वर प्रसाद चौरसिया, और इनका सवाल है कि संतरे के साथ साथ क्या ये खेत में आदि यानी कि अदरक की खेती ये करना चाहते हैं, तो क्या ये ऐसे कर सकते हैं, और यदि हाँ तो इसके लिए प्रशिक्षण इनको कहाँ से प्राप्त होगा और बीज इनको कहाँ से मिलेंगे, इसके बारे में इनकी जानकारी दे दीजिए। आपने ये जो प्रश्न पूछा है उसके हिसाब से अगर आपने संतरे का जो है बगीचा लगाया है और उसमें जो है आप अदरक को इंटरक्रॉपिंग के रूप में, जिसका मतलब है कि अंतराशस्य खेती आप करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप अंतराशस्य खेती जो है अदरक की कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको कुछ जानकारियाँ जुटानी होंगी, क्योंकि अदरक जो है ऐसी फसल है जिसके लिए आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है शुरू की अवस्था में बढ़वार के लिए। लेकिन उसके बाद जब पौधे जब उसकी फसल तैयार हो जाती है तो उसके लगभग 1 महीना पहले जो है उसके अदरक के जो है उस टाइम में शुष्क वातावरण का होना आवश्यक है। अगर इस तरह की वातावरण आपके क्षेत्र में है तो आप सफलतापूर्वक अदरक की खेती कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपने संतरे की जो उसमें आपने देखेंगे कि अलग किस्मों की जो आपने लगाया होगा, अगर वो 6 गुना 6 मीटर की दूरी पर लगाया है या 5.4 गुना 5.4 मीटर की दूरी पर लगाया है, तो इस तरह की जो बगीचे हैं उसमें आप अदरक की भी खेती कर सकते हैं। और अदरक की जो फसल है उसको कुछ छाया की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपका संतरे का पौधा अधिक स्थापित है तो उसमें मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपकी अदरक की खेती भी जो है बहुत ही सफल रहेगी। और आप इसकी जो किस्म की बात है, इसमें कुछ इस तरह की किस्में हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं और उनको वहाँ पर लगा सकते हैं। पहली जो एक किस्म है आप नोट कर सकते हैं, रियो डी जेनेरो, दूसरी किस्म है मारन,
और इस तरह से एक माइनार्ड के नाम से एक किस्म है। इन तीनों में से कोई भी किस्म जो है, किसी का भी अच्छा बीज आपको मिले तो उसको जो है आप इसको लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने बीज कहा, तो बीज से मेरा अभिप्राय राइजोम से है, क्योंकि इसकी जो है बीज से ना लगा करके, बीज को अगर हम एक ऐसा शब्द हम वैसे प्रयोग कर देते हैं, लेकिन इसका जो अंदर जो राइजोम है उस राइजोम को प्रयोग करते हैं। अदरक की जो गांठें हैं उन गांठों को प्रयोग करते हैं और उससे जो है इसकी फसल जो है लगाई जा सकती है। इसकी जो अगर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप अपने क्षेत्र के बागवानी अधिकारी से मिल करके अधिक जानकारी जुटा करके आप प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं, जानकारी भी ले सकते हैं और एक सफल खेती भी कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब, अगला जो पत्र हमने लिया है इससे लिखते हैं निहाल सिंह, जिला हाथरस, उत्तर प्रदेश से। और इनका ये सवाल है कि ये 1 एकड़ ज़मीन है इनके पास में, उसमें ये एलोवेरा की खेती करना चाहते हैं और साथ ही ये जानना चाहते हैं कि इसकी मार्केटिंग यानी कि इसकी बिक्री ये कहाँ कर सकते हैं। एलोवेरा एक बहुत ही उपयोगी हर्बल प्लांट है और इसका जो है हर्बल इंडस्ट्री में काफ़ी मांग है और इन दिनों इसकी मांग काफ़ी बढ़ गई है। और जब भी आप इसकी सफल खेती करना चाहें तो मैं यही कहूँगा कि आप पहले इसकी जानकारी जुटा लें। इसके बाद दूसरी जो मेरी सलाह है, जैसे कि आपने कहा कि मैं 1 एकड़ में लगाना चाहता हूँ, तो 1 एकड़ में लगभग 5000 पौधों की ज़रूरत पड़ेगी आपको अगर इसकी खेती करनी है। और एलोवेरा के जैसे आपने देखा होगा कि पत्ते होते हैं और उन पत्तों को जो है काट करके उनका प्रयोग जो है हम उसकी रोपाई करने के लिए जो है उसको कर सकते हैं। और 60 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है 60 सेंटीमीटर की दूरी पर उसकी जो है उसकी पंक्तियाँ होंगी और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है पौधे से पौधे की दूरी रख करके उन सकर्स की रोपाई कर सकते हैं। और दूसरा जो प्रश्न है आपका, जैसे कि मैं समझ रहा हूँ मार्केटिंग के बारे में पूछ रहे हैं, और मार्केटिंग के बारे में मैंने देखा है कि अक्सर किसान जो है इस तरह की समस्या उनके सामने आती है। तो मार्केटिंग के लिए जो है मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारी ऐसी हर्बल इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें इनकी भरपूर मांग है, उनसे ये संपर्क स्थापित करके अपने उत्पाद को जो है ये बेच सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि अभी भारत सरकार ने कुछ योजनाएं भी चलाई हैं, उन योजनाओं का लाभ उठा करके जो है अपनी मार्केटिंग को ये बढ़ावा दे सकते हैं। तो इस तरह के कई मार्केटिंग एग्रीगेटर्स जो है बनाए गए हैं और उनके माध्यम से बहुत सारे ऐसे फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी जो है इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसके लिए विस्तृत जानकारी आप अपने क्षेत्र के बागवानी अधिकारी से ले लें। और FPO और FPC जैसे कि मैं बता रहा हूँ, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस, कि किसानों का जो समूह है वो आपस में मिलकर अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं। फार्मर्स जो है किसान जो है किसानों का समूह आपस में मिल करके अपनी एक कंपनी बनाएं और वो अपनी जो कंपनी बनाएंगे उसको सरकार के से जो है सहायता मिलती है। और मार्केट एग्रीगेटर जो हर्बल इंडस्ट्रीज़ हैं वो आप उन FPO से जो है सीधा जो है आपके उत्पाद को खरीद लेंगे। और ऐसी जो है बहुत सारी जो समस्याएं जो मार्केटिंग से संबंधित है, स्वतः ही जो है उनका जो समाधान अपने आप निकल जाएगा। डॉक्टर साहब, ये जो अगला पत्र है इसे लिखा है कमलेश कुमार पटेल जी ने और नवापारा, रायगढ़, छत्तीसगढ़ से। और डॉक्टर साहब, जैसे अभी हमने शुरुआत में बात की थी ग्रीष्म ऋतु की, तो हमारे ये जो दर्शक हैं ये वर्षा ऋतु में गेंदे की खेती कैसे करें इसके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि अब आगे वर्षा ऋतु का ही मौसम आने वाला है। तो ये गेंदे की नर्सरी कैसे लगाएं और कितने दिनों में ये गेंदे की रोपाई को दोबारा कर सकते हैं? जैसा कि आपने गेंदे की खेती के बारे में जानकारी चाहिए है, मैं तो पहले आपको बता देना चाहूँगा कि जून जुलाई का महीना जो है वर्षा ऋतु का मौसम जो है वो इसके लिए बिल्कुल ही अच्छा है। इस समय में सबसे पहला कार्य आपको करना होगा कि आप नर्सरी तैयार करें, क्योंकि वैसे तो गेंदे की जो खेती है वो बीज से जो है कम से कम 1.5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के लिए आवश्यकता पड़ती है। आप 1.5 किलोग्राम बीज को ले करके उससे जो है नर्सरी की क्यारियाँ बना करके उसमें उसकी बिजाई करें। और ये नर्सरी लगभग 4 सप्ताह में आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी। लगभग 28 से 30 दिन इसमें लगते हैं। और इस तरह के पौधों की जो रोपाई आप पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो है पौधों की किस्म और उसके हिसाब से 45 से 60 सेंटीमीटर पंक्तियों की दूरी, 30 से 45 सेंटीमीटर दूरी जो है वो पौधे से पौधे की रख सकते हैं, जो किस्म के अनुसार जो है उस पर निर्भर करता है। लेकिन जहाँ तक कि किस्मों की बात है, इसमें 3 तरह की किस्में पाई जाती हैं। पहली जो किस्में हैं जिनको अफ्रीकन किस्में कहा जाता है, और दूसरी तरह की जो किस्में हैं वो फ्रेंच किस्में हैं, और तीसरी भारतीय किस्में भी हैं। लेकिन भारतीय किस्में भी बहुत अच्छी हैं। और पहली किस्म मैं बता देता हूँ जिसमें कि पूसा बसंती और पूसा नवरंगी, इस तरह की जो किस्में हैं उनका चुनाव करके किसान जो है इनकी सफल खेती कर सकते हैं। और आजकल आप देख रहे हैं कि गेंदे की काफ़ी मांग भी बढ़ रही है। आप देखेंगे कि
पास के जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है इसके विभिन्न प्रकार के इसके प्रयोग हो रहे हैं और यूज़ किया जा रहा है और इसका मार्केट का लाभ उठा करके जो है इसकी सफल खेती करके जो है किसान अधिक से अधिक आमदनी ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों के सभी सवालों के बहुत ही अच्छे से जवाब दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों बहनों, आज आपने देखा कि आपके बागवानी से संबंधित सभी सवालों के डॉक्टर साहब ने बहुत ही संतोषजनक उत्तर दिए और हमें उम्मीद है कि आप इन वैज्ञानिक जानकारियों से लाभ उठाकर गर्मी के मौसम में ही नहीं बल्कि आगे आने वाली वर्षा ऋतु में भी अपने फूल पौधों की देखभाल बहुत अच्छे से कर पाएंगे। हमें इंतज़ार रहेगा आपकी और भी जिज्ञासाओं का। तो अगले कार्यक्रम में कुछ और नए सवालों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। तो किसान भाई और बहनों, आज का हमारा सफर यहीं आकर समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको आपकी समस्याओं के समाधान मिल गए होंगे। कल आपसे होगी एक बार फिर से मुलाकात। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।